हेलो दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 4.4 के पहले भाग में 10 प्रश्नों को हल करेंगे और बाकी के बचे हुए 8 प्रश्नों को हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो प्रश्न को सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। और अगर इसके पहले का पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है, जो कि है प्रश्नावली 4.3, तो उसके लिए आप लोगों को आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। ये जो प्रश्नावली है वो द्विघात समीकरण की मेरी सबसे फेवरेट प्रश्नावली है। ऐसा इसलिए कि इसमें मुझे द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा ना, तो सोच के बनाना पड़ता है, तो इसमें मजा आता है। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे इसे। सबसे पहले तो हम मानेंगे, चर में मानते हैं हम ना, तो संख्या को मान लेते हैं। माना वह संख्या x है, तब उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम मतलब जस्ट उल्टा व्युत्क्रम। तो इसे पलटेंगे तो इसके नीचे क्या है? 1 है, तो पलट के कितना हो जाएगा? बराबर 1/x हो जाएगा। यही होगा इसका व्युत्क्रम। और कह रहा है प्रश्नानुसार, जो प्रश्न के अनुसार कहता है उसे हम प्रश्नानुसार लिखते हैं। तो प्रश्नानुसार x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 9/10, यही है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। x का गुणा इधर भी कर लेते हैं, x का गुणा इधर, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10 2 20 और 9 जुड़ जाएगा तो 29/10। अब क्या करना है हमें? 10 का गुणा इधर कर देना है और x का गुणा इधर भी कर देना है, ठीक है। ये ऊपर गुणा हो जाएगा और 10 का गुणा इधर और इधर हो जाएगा। तो x का गुणा इधर करेंगे, तो चलिए पहले इधर x का ही गुणा कर लेते हैं। तो ये x² प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 1, और x का गुणा 29 में होगा तो कितना हो जाएगा? 29x, और नीचे कितना दिया है? बटा 10। अब 10 का गुणा इन दोनों में कर लेते हैं तो 10 हट जाएगा ना। तो 10 का x में किया तो 10x² प्लस 10 का 1 में हुआ तो 10 हो गया, बराबर 29x। अब क्या करना है हमें? 29x को इधर लाएंगे तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो 10x², 29x को इसके पास में लाते हैं तो -29x हो जाएगा, और कितना है? +10 इज इक्वल टू 0। इतना मिल गया हमें। अब देखिए ये द्विघात समीकरण जब मिल गया तो हम इसे मध्य भाग को विभक्त करते हुए क्या करेंगे? इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो 10 का गुणा हम क्या करते हैं? x² के गुणांक के साथ करते हैं। अचर राशि जो अचर पद दिया होता है उसका हम x² के गुणांक के साथ गुणा करते हैं, फिर जो प्राप्त होता है उसको ऐसे खंडों में विभक्त करते हैं कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाला पद हमें मिल जाए, यही करते हैं। तो 10 का गुणा 10 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 का ऐसा खंड करना है, जोड़ने या घटाने में क्या है? 29। तो 25 100 का 100 होता है, मतलब 25 में अगर 4 को जोड़ो तो 29 आ जाएगा। तो हमारा काम बन गया। तो ये सिंपल था, और इस मैंने तरीका बताया हुआ है कि किस प्रकार से इसे करते हैं। या तो क्या करते हैं हम, इसके छोटे छोटे खंडों में बांट लेते 100 को, फिर उसका हम क्या करते? मल्टीप्लाई करते। तो ये वाली विधि मैंने इसके पहले वाले पार्ट में बताई हुई है, तो आप लोग उसे भी देखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तो आसानी से हो गया, तो हम लिखेंगे क्या? इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ 10x² माइनस, और 29 की जगह क्या लिख देंगे? 25 + 4, और बाहर कितना है? x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब 10x² माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा 25, और x में गुणा कर देंगे तो 25x, माइनस प्लस का माइनस, और 4 का x में हुआ तो 4x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में हम कॉमन देखते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 5 है और x भी है, तो 5x को कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बच जाएगा? 5 दूनी 10, और 1x बाहर निकल गया तो 1x बचा माइनस। अब यहाँ से बचवा 25, 5 बच रहा है और x तो पूरा बाहर निकल गया, तो 2x - 5 यहाँ बच गया। फिर यहाँ से माइनस है तो सबसे पहले तो माइनस कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 है, तो 2 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? 2x, और प्लस माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और 2 पंचे 10 मतलब 5, यहाँ भी बच गया। अब 2 ब्रैकेट सेम मिल रहे हैं तो इसे उठा के कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे?
2x माइनस 5 को कॉमन लिया तो बच क्या गया 5x माइनस 2, तो एक ब्रैकेट में 5x माइनस 2 हो गया इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम x के मान को ज्ञात करने के लिए एक बार 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिया तो x बराबर कितना मिल गया 5, इधर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा और बटा 2 हो जाएगा, तो x बराबर 5 बटा 2 और एक बार क्या लेंगे 5x माइनस 2, तो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिया तो 5x या x डायरेक्ट निकाल लेते हैं, बार बार करने की क्या ज़रूरत है। तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा -2 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा और बटा 5, तो 2/5, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या, अब दो संख्याएं मिल रही हैं तो वह संख्या होगी 5/2 या 2/5। तो बस हमें क्या करना रहता है इसमें, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिलते हैं तो हमें ध्यानपूर्वक उन्हें पढ़ के उसके बाद चरों में मानकर फिर जो भी प्रश्न अनुसार कह रहा है उस हिसाब से उसे फिट बैठा लेते हैं और ये प्रश्न बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 17/4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है तो इसे भी उसी प्रकार से हल करेंगे। तो यहां भी मान लेते हैं, माना अब यहां कोई दूसरा चर मान लेता हूं, वह संख्या t है, कुछ भी मान सकते हैं चर पद की जगह, तथा व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तथा उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/t। अब फिर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है उस हिसाब से इसे रख लेते हैं। तो प्रश्नानुसार t प्लस 1/t इज इक्वल टू 17/4। अब सेम वैसा ही है, t का गुणा इधर कर लेंगे, t का गुणा इधर भी कर लेंगे, 4 का गुणा तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4 का गुणा यहाँ करूँगा तो ये t का गुणा भी हुआ है तो 4t² हो गया, और फिर 4 का गुणा 1 के साथ होगा तो +4 बराबर यहाँ 17 में t का गुणा हो जाएगा तो 17t हो गया। अब फिर 17t को हमें कहाँ इधर लाना है तो 4t² और इसके पास में लाते हैं तो 17t + 4 इज इक्वल टू 0, इतना मिल गया। अब फिर अचर पद का हम t² के गुणांक के साथ करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 का ऐसा खंड करना है जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 17, तो 16 × 16 होता है ना, और 16 में 1 को जोड़ा तो कितना आ जाएगा 17, ठीक। तो 4t² माइनस इसकी जगह क्या लिखेंगे 16 + 1 और ये हो गया t + 4 बराबर 0, तो 4t² माइनस हो जाएगा ये और 16 यहाँ बाहर t है, t से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस का माइनस और एक का अगर t में मल्टीप्लाई होगा तो t ही, फिर +4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 4t, दोनों में है ना। अब यहाँ से अगर 4t निकल गया तो एक t बच गया, माइनस 4 चौक 16 और t तो बाहर हो गया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सबसे पहले तो माइनस बाहर है तो माइनस कॉमन लिया, कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एक कॉमन होता है, तो यहाँ से क्या मिल गया t, तो चिन्ह बदल जाता है और ये प्लस का क्या हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो ब्रैकेट सेम मिले तो t - 4 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 4t - 1, इतना आ गया। अब फिर सॉरी ये यहाँ पे लिख दिया 4t - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी दो हमें मिल रहा है ना ब्रैकेट, तो t - 4 इज इक्वल टू 0 लूँ तो t बराबर क्या मिल जाएगा 4, और फिर 4t - 1 इज इक्वल टू 0 लूँ तो क्या मिल जाएगा t इज इक्वल टू -1 इधर जाएगा तो +1 अपॉन 4 हो जाएगा, 4 गुणे में है तो इधर आके भाग में, तो t बराबर 4 मिला है और t बराबर 1/4 मिला है। तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 1/4 या 4, ठीक है। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम पैटर्न पे है। एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां भी हम चलिए एक कोई और चर लेते हैं, माना वह संख्या y है, तब उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा
बराबर 1/y। अब फिर से प्रश्नानुसार 3 क्वेश्चन सेम है शुरू के, तो हम उसी प्रकार से हल करेंगे इसे प्रश्नानुसार। y प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ तो बटे में दिया नहीं है, सीधे हमें y का गुणा इधर करना है, y का गुणा इधर करना है। तो y का गुणा y में हुआ तो y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2y। अब 2y को इधर भेज लेते हैं, तो y स्क्वायर 2y इधर आके -2y फिर प्लस 1 दिया है इज इक्वल टू 0। अब एक का गुणा y स्क्वायर के गुणांक के साथ करेंगे तो एक ही है, एक एक कम एक, और एक का ऐसा खंड करना है जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 2। तो एक एक कम एक होता है और एक धन एक जोड़ा तो 2 हो जाएगा। तो 2 की जगह हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 1 y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब फिर y स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस और एक का y में मल्टीप्लाई हुआ तो y, और फिर प्लस माइनस का माइनस फिर एक का y में मल्टीप्लाई हुआ तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है y, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1y माइनस y निकल गया तो यहाँ इसकी जगह 1 बचेगा। अब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, सबसे पहले तो माइनस बाहर है तो माइनस लिख लिया, और कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है। तो यहाँ से क्या बच गया, चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया मैंने, तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में होके 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट सेम हो गए तो क्या हो जाएगा y माइनस 1 एक ब्रैकेट में फिर y माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दोनों हमें क्या मिलने हैं, एक ही मिलना है, तो यहाँ एक बार लेंगे y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर 1। फिर से क्या मिल रहा है y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या बराबर 1। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है चौथा। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 तथा गुणनफल 56 है। अब चलिए इसे भी हल करते हैं हम। क्या कह रहा है, पहले तो हमें दो चर मानने पड़ेंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 तथा गुणनफल। अब एक चर में तो हम मान ही नहीं सकते हैं कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू 15, ऐसा कुछ मेंशन तो है नहीं ना, तो हमें दो चर मानने पड़ेंगे। तो माना वह दो संख्याएं क्रमशः x, y है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार जो कह रहा है वो लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है कि जिनका योग 15 है, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, और गुणनफल कितना है, मीन्स x इंटू वाई इज इक्वल टू 56। अब इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब यहाँ दो प्रकार से हम हल कर सकते हैं। एक तो यहाँ से मैं क्या करूँ, x का मान निकाल लूँ, मतलब y को इधर भेज दूँ, ठीक, और 15 माइनस वाई, एक्स बराबर 15 माइनस वाई, फिर उसका यहाँ मान रख दूँ दूसरे वाले में। ठीक है, अब या तो फिर क्या करूँ, मैं यहाँ से मान निकाल लूँ x का, तो x बराबर क्या हो जाएगा 56/y, फिर उसका मान किस में रख दूँ, समीकरण 1 में। तो अभी मैं समीकरण 1 लेके सॉल्व करता हूँ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे दूसरे प्रकार से हल करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x का मान निकालने पे x बराबर, या तो x का निकाल लीजिए y का, तो 15 और y को उधर भेजेंगे तो माइनस वाई। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 जो बना है उसका मान हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, जिससे कि एक चर वाला बन जाए। ठीक, तो हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो अब इसका मान यहां रख रहे हैं तो x की जगह 15 माइनस वाई रखना है, तो 15 माइनस वाई गुणित इधर क्या है y इज इक्वल टू 56। अब y का गुणा 15 में होगा तो 15y माइनस y का y में होगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 56। अब ये हमें द्विघात समीकरण मिल रहा है ना, अब इसे हल कर सकते हैं। अब इसे उठा के इधर लाते हैं। ठीक, तो ये इधर आके प्लस में हो जाएगा तो y स्क्वायर, और ये इधर आके माइनस में, तो माइनस 15y, और ये पहले से प्लस में है तो प्लस 56 इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब 56 का हमें गुणा
वाई स्क्वायर के गुणांक के साथ जो कि 1 है उसके साथ करना है, तो 56 एक कम 56 और 56 का ऐसा खंड करना है जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 15। तो 8 सत्ते 56 या 7 अठे 56 है ना। तो यहाँ से हम इसे क्या लिखेंगे 8 + 7 या 7 + 8 चाहे जो लिखिए। तो वाई स्क्वायर -8 + 7 और y + 56 इज इक्वल टू 0। अब वाई स्क्वायर -8 का फिर y में गुणा होगा तो y प्लस माइनस का माइनस फिर 7y + 56 इज इक्वल टू 0। चलिए इधर हल कर लेते हैं। अब यहाँ से कॉमन लेंगे हम, तो y कॉमन है तो y कॉमन लिया तो यहाँ एक y बच गया और -8 बच गया ना। अब यहाँ देखिए माइनस सबसे पहले तो बाहर है तो माइनस को तो कॉमन लेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा और 7 कॉमन है इन दोनों में, 7 के पहाड़े में 56 आता है तो 7 कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा y, माइनस वाई था लेकिन माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस हो जाएगा और ये जो प्लस है वो किस में हो जाएगा माइनस में। तो 7 8 56 होता है तो अंदर कितना बचा 8 बराबर 0। अब यहाँ दो ब्रैकेट हमें सेम मिल रहे हैं तो एक क्या हो जाएगा y -8 को कॉमन ले लेंगे तो एक ब्रैकेट में y -7 बचेगा इज इक्वल टू 0। यही है। अब यहाँ क्या हम लें y -8 इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 8 और y -7 इज इक्वल टू 0 तो y बराबर कितना मिल जाएगा 7। अब y का मान हम चाहे समीकरण 1 में रख दें, कोई भी मान ले लें, यहाँ y बराबर 8 ले लें या x बराबर y बराबर 7 ले लें, तो क्या होगा x के मान में चेंजेस होगा लेकिन हमें आंसर सेम मिलना है। चलिए y बराबर 8 ले लेते हैं यहाँ से, क्योंकि दोनों पॉजिटिव ही है ना, तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव चाहे जो हम मान ले लें यहाँ से, तो हमें x का मान उसी के समांतर में मिलेगा। ठीक है, तो y बराबर y का मान चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में, तो y का मान समीकरण 2 में चलिए रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर y बराबर 8 का मान, ठीक है, रखने पर तो यहाँ y बराबर 8 रखेंगे तो x × 8 इज इक्वल टू 56, तो x बराबर कितना मिल जाएगा 56/8 बराबर 7। तो x बराबर क्या हो गया 7 है ना। अगर यहाँ y बराबर 7 लिया होता तो x का मान कितना आ जाता 8, तो वही बात हुई ना। तो वह दो संख्याएं क्या होंगी, सॉरी वह दो संख्याएं 7 और 8 है। अब अगर आंसर चेक करना हो ऐसे कर सकते हैं, 7 और 8 को जोड़ा तो कितना आ गया 15 और 7 और 8 का गुणा किया तो कितना आ गया 56। तो वह दोनों संख्याएं क्या मिल गई हमें। तो वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसका दिया है ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 25 तथा गुणनफल 156 है। अब यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्याएं दी हैं मतलब 1 से शुरू होंगी, यहाँ ऋणात्मक हम ले ही नहीं सकते हैं, है ना। अगर ऋणात्मक हमें मान मिलता है तो उसे ऋणात्मक हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, लेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्याएं कहाँ शुरू होती हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होती हैं। तो चलिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है। माना दो प्राकृतिक संख्याएं क्रमशः x और y है, ये मान लिया। अब फिर प्रश्नानुसार कह रहा है कि x + y यदि करें तो कितना मिलेगा 25, इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1 और x × y इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 156। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, मैंने कहा था आप लोगों से कि सेकंड वाला समीकरण लेके मैं इसे सॉल्व करूँगा। तो दूसरा वाला समीकरण लेते हैं। तो समीकरण 2 से यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 156/y, यही होगा। ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान हमें किस में रखना है, समीकरण 1 में। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तब
यहाँ हम x की जगह 156/y रखेंगे, तो ये हो जाएगा 156/y प्लस वाई इज इक्वल टू 25। y का गुणा इधर भी होगा, y का गुणा इधर भी हो जाएगा, तो 156 प्लस y का गुणा y में हुआ तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब 25 को इधर लाते हैं तो y स्क्वायर, सॉरी 25y हो जाएगा ना, y का गुणा होगा। 25y को इधर लाते हैं तो -25y इसके बगल में लिख लेते हैं, और प्लस 156 है बराबर 0। इतना हो गया। अब फिर 156 का गुणा हमें वाई स्क्वायर के गुणांक के साथ करना है जो कि 1 है। फिर 156 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने क्या आ जाए 25। तो 13 बारह में कितना होता है 156 होता है, और 13 और 12 को जोड़ा तो कितना आ जाएगा 25। तो ये मैंने पहले से किया हुआ है, और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने विस्तार पूर्वक समझाया हुआ है आप लोगों को किस प्रकार से इसे करते हैं, ठीक है। वो वीडियो ज़रूर से देखिएगा आप लोग। तो माइनस यहाँ क्या लिखेंगे 25 की जगह 13 + 12, और बाहर कितना है y + 156। अब फिर इधर सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो यहाँ से y स्क्वायर और माइनस है तो माइनस, और 13 का फिर y में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y 13y, और प्लस माइनस का माइनस, फिर बाहर 12y प्लस 156 बराबर 0। यहाँ भी 0 है। अब फिर यहाँ क्या कॉमन है, y कॉमन है तो y को कॉमन ले लिया, यहाँ एक y बच जाएगा माइनस, यहाँ से तो y निकल गया तो 13 बचा। फिर यहाँ कुछ 12 कॉमन है तो -12 लेंगे, तो 12 लिया, तो यहाँ से बच जाएगा 1y, और यहाँ माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस हो जाएगा, और 12 13 हमें कितना होता है 156। तो दो ब्रैकेट सेम मिल रहा है, तो एक मिल रहा है हमें y - 13, अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया y - 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा y - 13 इज इक्वल टू 0 लें तो y बराबर कितना मिल जाएगा 13, और y - 12 इज इक्वल टू 0 लें तो y बराबर 12, है ना। अब सेम वही हमें मिल रहा है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में मिला था, एक 13 मिल गया एक 12। अब चाहे यहाँ से आप y बराबर 12 ले लीजिए, चाहे 13 ले लीजिए। चलिए यहाँ y बराबर 12, y बराबर 12 समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ x + 12 इज इक्वल टू 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 - 12 बराबर 13। तो x बराबर कितना मिल गया 13। अगर हमने यहाँ y बराबर कितना लिया होता 13, तो x बराबर कितना मिल जाता 12। तो आंसर हमें सेम ही मिलना था, ठीक है। तो वह संख्याएं मिल गई हमें। तो दो प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएंगी, दो प्राकृतिक संख्याएं 12 व 13 है। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब छठवां प्रश्न देख लेते हैं। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 421 है। अब यहाँ दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से शुरू होती हैं, और क्रमागत दिया है मतलब जो तुरंत नेक्स्ट है। जैसे कि पहली प्राकृतिक संख्या 1 है तो उसके अगला कौन सा आएगा 2, मतलब 1 में अगर 1 को जोड़ू तो 2 मिलेगा, फिर उसका अगला क्या आएगा 3, जो कि 2 में 1 जोड़ने पे क्या मिलेगा 3, है ना। तो यहां मानते टाइम भी हमें उसी प्रकार से मानना है। देखिए किस प्रकार से इसे माना जाता है चर राशियों में, ठीक है। तो माना दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या क्रमशः x, अगर पहले को मैं 1 मान लूं तो अगला क्या होगा x + 1, 1 जोड़ने पर ही तो अगला क्रमागत संख्या मिलेगा, ठीक। तो x + 1 है। अब फिर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है कि जिनके वर्गों का योगफल 421 है, अर्थात x का स्क्वायर करूं प्लस x + 1 का होल स्क्वायर कर दूं तो कितना मिल रहा है 421 मिल रहा है। अब ये जो है वो कौन सी सर्वसमिका है, ये इस प्रकार की है a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। अब जो फॉर्मूला लिखा रहता है वो 2ab बीच में लिखा रहता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, आगे पीछे हम लिख सकते हैं। तो इसी की सहायता से इसे खोल देंगे हम। तो x² प्लस पहले पद का वर्ग
धन दूसरे पद का वर्ग जो कि एक ही होगा, धन दोनों के गुणनफल का दूना, तो प्लस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 421। अब इसे और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 2 बार x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x को इधर इसके साथ लिख लेते हैं तो प्लस 2x, और 421 को इधर भेज लेते हैं तो +1 है, और इधर आके -421 हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा 0। अब फिर 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें ये घटाएंगे कितना आएगा -420 हो जाएगा, है ना, माइनस बड़ा है, बराबर 0। अब फिर 420 का हमें इसमें गुणा करना है x स्क्वायर के गुणांक के साथ, फिर इसका ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 2 आ जाए। तो 420 का अगर 2 में गुणा करेंगे हम तो 840 हो जाएगा। 840 का ऐसा खंड करना है, अब मैंने पहले से किया हुआ है तो ये कितना आया है 30 में अगर मैं -28 करूँ तो ये 2 आ जाएगा, और 30 गुणित 28 करूँगा तो 840 आएगा। वो आप लोग चेक कर सकते हैं इसे करके। अब किस प्रकार से करते हैं ये थोड़ा सा बता भी देता हूँ। 840 का क्या करना है हमें, ये मैंने बता भी चुका हूँ, छोटा छोटा खंड कर लेंगे, जितना छोटा हो पाएगा उतना कर लेंगे, फिर उनका ऐसा हम जोड़ा बनाएंगे, बहुत आसानी से बन जाता है। तो 30 गुणित 28 बराबर 840, और 30 माइनस 28 कर रहा हूँ तो 2 मिल रहा है, -420 इज इक्वल टू 0। अब फिर यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 30, फिर x में गुणा हो जाएगा तो 30x, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 28x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2x कॉमन है, तो 2x को कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x प्लस यहाँ 15 बच जाएगा, x तो बाहर हो गया, माइनस। अब इन दोनों में कॉमन देखा जाए, पहले तो माइनस है, माइनस रख लिया, फिर यहाँ से हमें 28 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा x, ये माइनस कॉमन लेने की वजह से माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ वाला, और ये 15 बार जाएगा, 28 के पहाड़े में 15 बार आता है 420 बराबर 0। अब यहाँ दो ब्रैकेट हमें सेम मिल रहा है, तो x प्लस 15 को अगर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x माइनस 28 बराबर 0। अब यहाँ देखिए, एक तो x प्लस 15 बराबर कितना लेंगे 0, तो x बराबर कितना मिल जाएगा -15, और फिर 2x माइनस 28 बराबर 0 लिया तो x बराबर कितना मिल जाएगा 28 इधर आ जाएगा, और 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो 14 मिल जाएगा ना प्लस में। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है, तो प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक तो हो नहीं सकती हैं, धनात्मक होंगी ना, तो यही लिखेंगे प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं, अतः x बराबर हम उत्तर क्या लेंगे x बराबर 14, ठीक। अर्थात दो प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं क्या हो जाएंगी, संख्याएं क्रमशः, एक तो 14 होगा, एक को हमने x माना था और एक को x प्लस 1, तो संख्याएं हो जाएंगी, संख्याएं क्रमशः 14 और 15 होंगी, है ना, क्योंकि x और x प्लस 1 माना था हमने उसे, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आप लोग अगर इसे उत्तर माला में मिलाएंगे तो आप लोगों को यहाँ ये भी दिया है कि -15 और -14 है, जो कि हो ही नहीं सकती है क्योंकि गलत दिया है उत्तर। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ सीधे सीधे प्रश्न में ही दिया है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात करनी है हमें, तो प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक ही होती हैं क्योंकि एक से शुरू होती हैं, ऋणात्मक तो हो नहीं सकती हैं। अगर पूर्णांक कहा होता तो हम -15 और -14 भी लिख लेते हैं आंसर, क्योंकि यहाँ -14 निकला है ना, और अगर -15 में अगर +1 करते तो -14 भी मिल जाता, लेकिन ये होंगी नहीं, तो आप लोग बस यही उत्तर लिखिएगा 14 और 15, ठीक है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हंसों के एक झुंड में उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं और बचे हुए 2 पानी पर तैर रहे हैं, हंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक समीकरण बनाना होगा जो कि द्विघात हो। अब ये किस प्रकार से बनेगा ये ध्यान से देखिएगा। तो
इसे हल करते हैं। माना हंसों की संख्या x है, ये मान लिया। अब प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार कह रहा है कि हंसों के एक झुंड में से उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं। अर्थात अगर x है उनकी संख्या, ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा? 7/2, और किसका? उसी संख्या के वर्गमूल का 7/2 है। अर्थात 7/2 का किससे मल्टीप्लाई हुआ है? करनी में x से मल्टीप्लाई हुआ है। और बचे हुए दो पानी पर तैर रहे हैं। जो बच गए हैं वो कहाँ तैर रहे हैं? पानी पर तैर रहे हैं। मतलब x बराबर कितना होगा? 7/2 करनी में x प्लस 2, इसके बराबर हो जाएगा। ये हमें समीकरण प्राप्त हो गया। अब फिर प्लस 2 को इधर लाते हैं। x माइनस 2 बराबर 7/2 करनी में x। अब चाहे तो हम इसे करनी में रख के ही सॉल्व कर सकते हैं, या तो करनी हटा दें। करनी में हटाने के लिए मैंने क्या किया है? प्लस 2 को इधर लाया हूँ, जिससे करनी वाला घालमेल कुछ ना हो, जिससे आसानी से प्रश्न हल हो जाए। अब दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर लें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जिससे हमारा क्वेश्चन और भी आसान हो जाए। दोनों पक्षों का वर्ग, और ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? जिससे ये करनी हट जाए। वर्ग करने पर, और करनी अगर ना हटी तो ये तो पहली बात समीकरण होगा ही नहीं ना, द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक जो है x, उस पर पावर कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो इसलिए करनी हटा देते हैं। तो दोनों पक्षों का यदि वर्ग करूं, अब देखिए अगर दोनों पक्ष होते हैं उनका मैं चाहे वर्ग कर दूं, चाहे उसमें कुछ जोड़ दूं, घटा दूं, दोनों पक्षों में अगर बराबर चीजें कर रहा हूं तो वो अपरिवर्तित होती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ x-2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2 रूट एक्स का पूरे का स्क्वायर होगा। अब यहाँ ये तो एक सर्वसंख्या हो गई, a स्क्वायर माइनस बी, सॉरी a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या होता है? पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग 4 माइनस दोनों के गुणनफल का दूना, मतलब -4x बराबर, यहाँ 7 कितना हो जाएगा? 49/2 दूनी 4। और करनी में x का अगर वर्ग करूँ तो कितना हो जाएगा? करनी हट जाएगी और ये कितना आ जाएगा? x, और 4 का गुणा इधर कर लेता हूँ ना हटाने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा? 4x² प्लस 16 माइनस 16x बराबर, यहाँ कितना है? 49x बचा है, तो 49x। अब इसे इधर लाते हैं तो 4x² प्लस 16 माइनस 16x, ये इधर आके -49x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। यही होगा। उसके बाद फिर ये दोनों जुड़ेंगे, माइनस माइनस, और सेम चर है दोनों के साथ, तो 4x² माइनस, ये दोनों इधर लाते हैं ना, माइनस में ही आएगा जुड़ने पे, तो -65x प्लस 16 बराबर 0। अब फिर 16 का गुणा हमें कहाँ करना है? x² के गुणांक के साथ करना है, जो कि 4 है। तो 16 चौका 64, फिर 64 का ऐसा खंड करना है, जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए? 65। तो सीधे देख के ही लग रहा है 64 गुणित 1 बराबर कितना होता है? 64, और 64 में अगर 1 को जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 65। तो काम बन गया। तो 4x² माइनस 64, 65 को क्या लिखेंगे? 64 प्लस 1 x प्लस 16 बराबर 0। अब फिर इसे हल कर लेंगे, ये हमें आसानी से हल हो जाएगा। 4x² माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 64x, और प्लस माइनस का फिर माइनस होगा, और x में अगर 1 का गुणा हुआ तो x ही होगा, प्लस 16 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो 4 तो कॉमन है ही, और x भी कॉमन है, तो 4x को कॉमन लिया तो यहाँ बच जाएगा 1x माइनस 4 1 कम 4, और 4 6 24, 16 बचेगा यहाँ, तो ये आ गया 16। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन माइनस बाहर है, तो माइनस तो सबसे पहले रख लेंगे। कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एक कॉमन होता है। यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस, 16 इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से हमें मिलेगा 4x माइनस 1, ये कॉमन ले लिया हमने, तो x माइनस 16 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लूँ तो x बराबर कितना मिल जाएगा? 1/4। इसे इधर भेज के प्लस में कर लिया और ये नीचे आ गया। फिर x माइनस 16 इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 16। अब यहाँ देखिए भिन्नों की जो हमने, सॉरी हंसों का जो जोड़ा हमने माना था, झुंड, हंसों का जो झुंड माना था वो किस में माना था? x है।
ना, हंसों की संख्या x है, तो कभी भी क्या होगा, भिन्न के रूप में तो होगा नहीं, जो भी होगा वो एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा। तो यही लिखेंगे हम, हंसों की संख्या मतलब आधा अधूरा तो होगा नहीं कि 1/2 है या 1.5 है या 2.5 है, इस प्रकार से तो हो नहीं सकता है, या 1/4 है। हंसों की संख्या भिन्न में नहीं हो सकता। इसीलिए x बराबर 16 को हम कंसीडर करेंगे। तो हंसों की संख्या क्या हो जाएगी, हंसों की संख्या बराबर 16। अगर आप लोगों को आंसर चेक करना हो तो किस प्रकार से कर सकते हैं, आप यहाँ रख लीजिएगा, ये दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे तो आंसर प्रूव हो जाएगा। तो आप चाहे तो खुद से चेक कर सकते हैं आंसर, ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब 8वां प्रश्न देख लेते हैं। दो क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि धन सम संख्याओं की बात हो रही है, अर्थात हम ऋणात्मक नहीं ले सकते हैं सम संख्याएं, ऋणात्मक भी होती हैं, जैसे -2 -4 है ना। तो और मानने की बात होगी। अब जैसे हम चर राशियों में मानेंगे तो एक, यदि मैं 2 ले लूँ, सम संख्या है ये, तो इसमें अगला क्या नंबर जोड़ूं कि अगला मुझे सम संख्या मिल जाए, 2 ही जोड़ना पड़ेगा तभी तो 4 मिलेगा, है ना। सम संख्या प्राप्त करने के लिए 2 ही जोड़ना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर यहाँ x मानूं एक संख्या को, तो अगला अंक प्राप्त करने के लिए 2 ही जोड़ना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, तो यही करना है हमें। तो हल, अगर ये हमें मानना आ गया तो इस प्रकार की जो भी क्वेश्चंस होंगी वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। और ये क्वेश्चंस जो है ना वो आप लोगों को आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलेंगे बहुत सारे। तो इसका प्रैक्टिस आप लोग खुद से करिए अच्छे से, ठीक है। तो माना दो क्रमागत धन सम संख्याएं क्रमशः, यदि पहला x ले रहा हूं तो दूसरा क्या होगा, x+2 होगा। इसी प्रकार अगर 4 के बाद भी हमें पाना हो तो +2 ही करूंगा तभी तो 6 मिलेगा। तो हमेशा +2 ही करते जाना रहेगा, है ना। तो जितनी भी संख्याएं हम मानते चलेंगे वो +2 करके ही मानेंगे, अगर और संख्याएं दी होती तो भी, ठीक है। तो है, ये हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है ये देखते हैं। प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योगफल 340 है, अर्थात x का स्क्वायर करूं प्लस x+2 का होल स्क्वायर कर दूं तो कितना मिल रहा है, 340 मिल रहा है, यही कह रहा है। अब ये सर्वसम्यता की सहायता से हम इसे a+b पूरे का होल स्क्वायर जैसे होता है उसी प्रकार से है ये, तो उसी की सहायता से खोलेंगे। तो x स्क्वायर प्लस पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग 4 हो जाएगा, धन दोनों के गुणनफल का दूना मतलब 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 340। अब यहाँ 2 बार x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर, 4x को इधर लिख लेते हैं, प्लस 4x प्लस 4 है और इसे इधर पक्षांतर करके लाते हैं तो प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, 340 बराबर 0। अब 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, -340 को अगर +4 में घटाएं तो कितना आएगा, -336 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 336 का गुणा हमें x स्क्वायर के गुणांक के साथ करना है जो कि 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 672 होगा। फिर 672 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, 4। तो मैंने किया हुआ है इसका गुणनखंड, 28 × 4 बराबर 24 बराबर कितना होता है, 672 होता है। और 28 - 24 करो तो कितना मिल जाएगा, 4। अब ये किस प्रकार से करते हैं, बहुत आसानी से, ये प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। तो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 28 - 24 4 की जगह रखेंगे और ये x बाहर है, -336 इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 28 का x में होगा तो 28x, -24x का मल्टीप्लाई होगा x में तो -24x हो जाएगा, -336 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2x कॉमन है तो 2x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच जाएगा x प्लस ये 14 बार जाएगा और x तो बाहर आ गया, माइनस बाहर है तो माइनस सबसे पहले रखेंगे और उसके बाद 24 कॉमन है इसमें, यहाँ बच जाएगा x प्लस में ना माइनस कॉमन लेने की वजह से प्लस हो जाएगा और इसी प्रकार ये भी प्लस हो जाएगा और 24 के पहाड़े में 336 14 बार में आता है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए
बोल रहा है कि धन सम संख्या है, तो यहाँ जो भी धनात्मक आएंगे मान उन्हीं को लेना है हमें। तो यहाँ x प्लस 14 दो ब्रैकेट में है तो कॉमन ले लिए, यहाँ बच जाएगा 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 लूँ तो x बराबर कितना मिल जाएगा, -14। और 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0 लूँ तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 24। इधर आके प्लस में हो जाएगा बटा 2 बराबर 12। तो x बराबर 12 जो है धनात्मक मिल रहा है तो वही ले लेंगे। ये तो ऋणात्मक मिला था, धन सम संख्याओं की बात हो रही है। तो दो क्रमागत धन सम संख्याएं क्या हो जाएंगी, दो क्रमागत धन सम संख्याएं बराबर 12, और अगला क्या माना था, x प्लस 2, अर्थात 12 प्लस 2 बराबर 14। तो दो संख्याएं हमें मिल गई जो कि सम संख्या है और धनात्मक भी हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं जो कि है 9वां। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक होगी तो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ सबसे पहले हम फॉर्मूला जो है वो काम में कौन सा लेंगे, s इज इक्वल टू डी अपॉन टी वाला। और ये क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। चाल बराबर दूरी बटा समय, यही होता है। यहाँ से एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, टी को इधर भेजते हैं, इज इक्वल टू डी तो ऊपर ही रहेगा और एस कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो इसी सूत्र का हमें यहाँ उपयोग करना है। वो किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले तो मानना पड़ेगा हमें कुछ, है ना, कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। हल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर बराबर है या x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मान लिया। अब अच्छा, तब 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय, कितना समय लग जाएगा, तो समय हमें याद करना है, t बराबर डी अपॉन एस। तो d डिस्टेंस कितना है, 360 है, तो 360 को ऊपर रख दिया, और स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर है, तो x नीचे रख दिया। ठीक, फिर बोल रहा है, आगे भी कुछ कह रहा है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी। ठीक, यदि चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक होगी, तब 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, 360 तो दूरी उतनी है ना, समय चाल कितना हो रहा है, 5 किलोमीटर अधिक हो रहा है, 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक हो रहा है, तो x में कितना प्लस करेंगे, 5 को प्लस कर देंगे, तो ये हो गया ना। अब फिर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है ये देख लेते हैं हम। प्रश्नानुसार कह रहा है कि उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेगी, अर्थात 360 बटा एक्स, दोनों में समय बराबर मान लेते हैं अभी, 360 बटा एक्स प्लस 1, तो समय बराबर है, लेकिन 1 घंटा कम ले रहा है, तो -1 इसमें कर देता हूं मैं, इन दोनों समीकरणों को संतुलित करने के लिए -1 इधर कर दिया 360 बटा एक्स में। ये ओरिजिनल समय ले रहा था और इसमें 1 घंटा कम ले रहा था, तो कम किस में करना पड़ेगा, मुझे ओरिजिनल वाले में करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस समीकरण को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, -1 को इधर भेज देते हैं और इसे इधर लाते हैं। क्यों, क्योंकि इस समीकरण को हमें समीकरण बनाना है, विघात समीकरण। तो 360 अपॉन एक्स, इसे इधर लाएंगे तो -360 अपॉन एक्स प्लस 5 हो जाएगा, और -1 को इधर भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। अब इसे सरल कर हम एलसीएम लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं।
अब यहाँ हम फिर से इसे लिख लेते हैं 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, यही दिया है। अब इन दोनों का एलसीएम लें तो क्या आएगा, x ब्रैकेट में x प्लस 5 है ना, x से x कैंसिल हो जाएगा तो x प्लस 5 बचेगा, जिसका मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगा 360 में, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 5 माइनस है, फिर x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, जिसका गुणा 360 में होगा तो 360x बराबर 1। अब फिर ब्रैकेट खोल लेते हैं तो 360 का x में होगा तो 360x प्लस 360 का गुणा 5 में होगा तो 1800 माइनस 360x पहले से दिया है, x का गुणा x में होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस x का गुणा 5 में होगा तो 5x बराबर 1। अब यहाँ देखिए 360 प्लस में दिया है और 360 माइनस में दिया है, इससे इसे कैंसिल कर लेते हैं। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 5x का 1 में गुणा करेंगे तो सेम आ जाएगा, तो 1800 बराबर कितना मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब 1800 को इधर भेजते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x है पहले से, 1800 इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस 1800 बराबर 0। अब 1800 का गुणा हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करना है जो कि 1 है, तो 1800 ही मिलेगा। फिर 1800 का ऐसा खंड करना है जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए, तो मैं कर चुका हूँ, ये कितना आया है 45 गुणित 40 बराबर 1800 होता है, और 45 माइनस 40 करूँ तो 5, बीच वाला पद मिल गया, तो बस 5 की जगह 45 माइनस 40 रखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 45 माइनस 40 ब्रैकेट में और x बाहर है माइनस 1800 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 45 का x में हुआ तो 45x माइनस 40 का x में हुआ तो 40x माइनस 1800 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन है x, तो यहाँ से x प्लस यहाँ 45 हो जाएगा, x तो बाहर निकल गया, यहाँ माइनस है तो सबसे पहले माइनस बाहर रख लेंगे, फिर इन दोनों में 40 कॉमन है, तो यहाँ x जो है प्लस में हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये भी प्लस में, और 40 के पहाड़े में 1845 बार में आता है बराबर 0। यहाँ 2 ब्रैकेट मिल रहा है सेम, तो x प्लस 45 को अगर बाहर निकाला तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। अब फिर एक बार x प्लस 45 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर मिल जाएगा माइनस 45, और एक बार x माइनस 40 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा 40। ठीक है, तो जब भी हम द्विघात समीकरण हल करते हैं किसी भी विधि से तो हमें x के 2 मान मिलते हैं। अब वहाँ हम प्रश्न के अनुसार जो हमें सही लगेगा वो उत्तर लेंगे। अब देखिए जो भी चाल होती है, मतलब गाड़ी की जो भी चाल होती है वो ऋणात्मक में तो हो ही नहीं सकती है, धनात्मक लेना पड़ेगा, है ना। इसीलिए अब यहाँ लिख लेते हैं चाल ऋणात्मक में नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसीलिए रेलगाड़ी की चाल जो कि x किलोमीटर पर आवर हमने माना था, तो कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब समकोण त्रिभुज की बात हो रही है तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम यहाँ दिया क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से कम है ऊंचाई, है ना, तो सबसे पहले हम आधार को ही मान लेते हैं। माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, ठीक है, तब ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर दिया है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, अर्थात x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही होगा। और क्या दिया है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, तो इसे लिख लिया मैंने। अब फिर क्या लगा देंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब या ऊंचाई का स्क्वायर, तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग
बराबर आधार का वर्ग धन लंब या ऊंचाई का वर्ग। तो यहाँ मान रख देते हैं 13 का वर्ग बराबर आधार कितना दिया है x, तो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस लंब या ऊंचाई कितना दिया है x-7 का वर्ग हो जाएगा। तो 13 का वर्ग होता है 169 बराबर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस पहले पद का वर्ग, ये सर्वसंख्या की सहायता से खोलेंगे, धन दूसरे पद का वर्ग ऋण दोनों के गुणनफल का दूना कितना हो जाएगा 14x। अब 169 को इधर लाते हैं, बाकी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 2 बार एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर -14x को इसके साथ लिख लेते हैं, तो -14x प्लस 49 है और यहाँ कितना आ जाएगा -169, इधर आके माइनस में हो जाएगा बराबर 0। अब फिर 2x स्क्वायर -14x प्लस 49 में अगर -169 को घटाएंगे कितना आएगा, माइनस में ही आएगा क्योंकि माइनस वाला जो नंबर है वो बड़ा है, तो 120 आ जाएगा बराबर 0। अब 120 का गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ करना है जो कि है 2, तो कितना आ जाएगा 240 आएगा। अब 240 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे क्या मिल जाए, हमें 14 मिल जाए। तो कितना होता है 24 गुणित 10 बराबर 240 होता है, और 24 माइनस 10 कर दूं तो कितना मिल जाएगा 14 मिल जा रहा है, तो बस यही रख देना है हमें मान। तो 2x स्क्वायर माइनस 24 माइनस 10 और बाहर x माइनस 120 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 24 फिर x में गुणा कर देंगे, फिर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से एक x बच जाएगा, फिर माइनस 24 12 बार चला जाएगा, x तो बाहर हो गया, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 10, यहाँ x बच जाएगा माइनस 10 का अगर इसमें भाग देंगे तो 12 बार जाएगा बराबर 0। अब दो ब्रैकेट सेम मिल गए, x माइनस 12 एक ब्रैकेट में कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2x प्लस 10 दूसरे ब्रैकेट में मिल गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बार x माइनस 12 बराबर 0 ले रहे हैं तो x बराबर कितना मिल जाएगा 12, और एक बार 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ तो x बराबर कितना मिल जाएगा प्लस 10 इधर जाके -10 अपॉन 2 इज इक्वल टू -5। अब बताइए आधार क्या माइनस में तो हो नहीं सकता है ना, हमेशा धनात्मक ही होगा मान, तभी तो एक समकोण त्रिभुज बना पाएंगे। ठीक है, तो हम जो यहाँ पॉजिटिव मान दिया है उसी को कंसीडर करेंगे। तो समकोण त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा, आधार जो कि x था वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी थी, ऊंचाई हमने माना था x-5 मतलब 12 में से x-7, तो 12 में से अगर 7 को घटाया तो कितना मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आधार हमें पता चल गया 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी पता चली 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आज के, इतने ही प्रश्न हम हल करेंगे आज के वीडियो में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।